नमस्कार दोस्तों। आज की डेट 10 अक्टूबर है और जैसा कि मैंने बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्री फाउंडेशन कोर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, वो भी एकदम फ्री। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेस्ड पर मैं आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और सारे लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा एक प्रॉपर वे में। तो आज पॉलिटी का पहला जो है लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो भारतीय संविधान है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो मुख्य विचार यही बताया गया है कि जो संविधान है किसी एक दिन में नहीं बनाया गया है, बल्कि यह जो है ब्रिटिश शासन और जो समाज में सामाजिक और राजनीतिक जो आंदोलन होते चले आ रहे थे, भारतीय जन आकांक्षाओं का परिणाम है। ये इसमें क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, संविधान जो है एक सोच समझ करके एक तैयार किया गया, एक प्रॉपर वे में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें है, जिसमें बताया गया है ये सब ब्रिटिश शासन के समय में जो उनके द्वारा शोषण की गई जो चीज़ें उनके उससे सीखा हुआ, और जो जो आंदोलन हुए उनसे कुछ सीखी हुई चीज़ों के से लिया गया है। और जो भारतीय जन आकांक्षा, जो भारत की जो लोगों की जो विचारधाराएं रही, उनसे सोच समझ करके जो है एक संविधान बनाया गया है। और ये सभी जो हैं इसका सिलेक्शन जो है अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है। फिर ये कि संविधान तैयार हुआ है, ये कोई एक दिन में बना हुआ संविधान नहीं है। इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 साल का समय लगा है। भारतीय जो संविधान में जो प्रारंभिक ब्रिटिश शासन है वो कैसा रहा है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1673 तक शासन किया था, इसमें तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी। एक तो हुई थी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर मिल गया था, यानी व्यापार करने का। दूसरा है 1775 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, जिसमें कंपनी की जो प्रशासनिक शक्ति का शुरुआत, एक हिसाब से कह सकते हैं प्रशासनिक शक्ति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें ये 2 चीज़ें इस काल में हुई, यानी कि एक फर्स्ट पीरियड में इसमें हुई 1600 से 1773 ईस्वी की बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ये परचम लहराया था। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसका जो है एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था और इंडिया पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। जैसा कि पहला है, बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी कि जो सिर्फ पहले होता था बंगाल के गवर्नर होते थे, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, वो 1774 में की गई थी, और कंपनी पर जो संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये 1700 रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान है। और यूपीएससी से आप इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारतीय प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत थी। इस प्रकार से इसको कोरिलेट कर सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1774 में आया था। इसमें जो है द्वैध नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसमें ब्रिटिश
सरकार थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो इनका इसमें रोल रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये दी जाती है कि जो इसमें भारत के शासन में जो ब्रिटिश क्राउन है उसका हस्तक्षेप शुरू हो गया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के थ्रू ही शुरू हो गया था, क्राउन का थोड़ा हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था। अगला है जो चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला है वो 1813 से 1853 के बीच में रही। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे वो मुख्य हैं, जैसे कि 1813 का कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार था और बाकी सब पर फ्री कर दिया गया था। कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी कंट्री व्यापार कर सकती है इंडिया में। 1833 में ये प्रावधान किया गया था 1833 के एक्ट में कि भारत के लिए एकमात्र जो विधानमंडल बनाया गया था, वहाँ भारत के लिए एकमात्र विधानमंडल लॉ कमीशन बनाया गया था भारत के लिए। और 1853 में एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बार प्रशासनिक सेवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्विसों का एक सिद्धांत रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट जो हुआ था, और उसमें जो शासन परिवर्तन हुए तो क्या है, उसमें शासन परिवर्तन क्या है, तो इसके हम परिणाम देखते हैं। इसके परिणाम में ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1858 का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत ये हो सकता है कि जो अब इस समय यानी कि हमारा जो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में आई 1600 में और 1947 तक रही, इस समय में दो फेज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो 1600 से तीन फेज में कह सकते हो आप अप्रोक्स, क्योंकि ये 1600 से 1773 के बीच में और फिर 1773 से 1856 तक। तो 1856 तक जो है इसमें क्या रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। और फिर 1857 से 1947 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हट गया और जो ब्रिटिश गवर्नर जो क्राउन थे जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे उनके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर शासन किया जाने लगा था। तो इसको आप कह सकते हो कि 1857 के बाद से जो है जब आया था 1858 में एक एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम, उसके ही थ्रू जो है क्राउन के द्वारा शासन करना स्टार्ट कर दिया गया था। और एक बात इसमें और भी है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो ये है भारत की जो सत्ता है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के सीधे अधीन आती है, जैसे मैंने बताया था। अब जो पहले होता था कि गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 में, उसको अब जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि भारत का वायसराय कर दिया गया। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इसको फेस को इसलिए दिया जाता क्योंकि इसमें जो है भारत पर जो औपनिवेशिक जो शासन है ब्रिटिश राज का सीधे सरकार का नियंत्रण में आ गया था, इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है 1858 के एक्ट को। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861 से 1909। 1861 में क्या ऐसा नया हुआ था और 1909 के बीच में क्या ऐसा हुआ था कि ये भारत परिषद अधिनियम रखा गया। 1861 से 1809 के बीच में कितने अधिनियम हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस रखा गया है, क्योंकि इसमें बताया गया जो पहला जो अधिनियम आया था 1861 में जो आया था उसमें जो विधान परिषद जो है विधान परिषदों में जो भारतीयों की जो नामांकन व्यवस्था है उसकी चर्चा हुई थी कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था इसमें 1861 में पहली बार की गई थी। और दूसरी बात है 1892 में भारत की
जो भारतीयों की जो भागीदारी में वृद्धि है, नॉमिनेशन प्लस डिस्कशन पावर, ये जो है होनी स्टार्ट हो गई थी 1892 में। और 1909 में क्या हुआ था, मॉरलिटी जो मिंटो रिफॉर्म जो आया था, मिंटो रिफॉर्म जो आया था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक्करण, यानी कि जो निर्वाचन प्रणाली जो है पृथक्करण की अपनाई जाए, उस पर बात हुई थी। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली एक गठित की जाए, उसकी बात यहाँ पर की गई थी मार्लिमेंटो सुधार में 1909 में। तो ये हो गया। तो ये 3 जो पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इसमें एक बात और बता दें आपको मैं, कि यहाँ पर जो बताया गया संवैधानिक प्रभाव इस पर क्या पड़ा था इन एक्ट्स पर, तो वो है कि प्रतिनिधित्व की जो दिशा में जो पहला कदम जो है, परंतु विभाजनकारी मतलब पहला कदम था प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधित्व जो अधिनियम था, उसमें एक तो पहला कदम था इनका, इंडिया के लोगों का, ठीक है। और दूसरा था कि ये परंतु विभाजनकारी नीति भी कर रहे थे, परंतु विभाजनकारी नीति जो है कर रहे थे, यानी कि इस थ्रू के द्वारा पार्लियामेंटो सुधार जो आया था 1909 में, उसके थ्रू एक तो पहला था कि कदम इसमें प्रतिनिधित्व में दे रहे थे मुसलमानों को, और मुसलमान और हिंदू वर्ग के लोगों को विभाजनकारी नीति में भटका रहे थे ब्रिटिश सरकार ने। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कह सकते हैं। ये जो है इसकी पृष्ठभूमि जो है 1917 से स्टार्ट हो गई थी, और फिर ये जो है 1919 में एक अधिनियम आया था, जिसमें बताया गया था कि जो प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट होगी। और इसमें बताया गया था ये भी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन हो, जो सेंट्रल और जो स्टेट्स या यूनियंस के जो प्रांतीय जो हैं स्टेट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिवीजन किया जाए, और भारतीयों को जो है शासन में सीमित भागीदारी हो। इन सब बातों पर बात की गई थी, और इसका इम्पोर्टेंस यही दिया जाता है कि उत्तरदायित्व की ओर जो कदम बढ़ा था, लेकिन नियंत्रण भी ब्रिटिश शासन के पास ही था। तो ये इसका बाकी जो क्या कहते हैं कि 1990 का एक ये मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार जो है आया था, उसमें ये 3 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन प्रांत, सबसे पहले द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में, और दूसरी बात है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को डिवीजन करना स्टार्ट हो गया था, और भारतीयों को जो है शासन में सीमित भागीदारी हो गई थी। इतना आप इसमें याद रख सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें बताया गया था कि जो सबसे जो इसकी विस्तृत अधिनियम यही था कि 1935 का, क्योंकि इसमें 321 धाराएं थी। इसमें इसकी मुख्य विशेषता यही जान सकते हैं कि इसमें से एक संघीय ढांचे की स्थापना की गई थी, फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दूसरा तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्थापना की गई थी। और तीसरा है भारतीय संविधान का जो इसमें बीज बोना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो भारत में जो संविधान कैसा बनेगा उसकी पृष्ठभूमि यहीं से थोड़ी थोड़ी तैयार होने लगी थी। और ये जो है यूपीएससी में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अधिनियम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है यूपीएससी में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आ चुके हैं। तो इसीलिए ये जो है इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप जरूर जो है कॉन्सेप्ट के लिए इतना आप याद रखिए, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास करके याद रखिए मोटा मोटा।
और आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी लंबा है, ये जो है ये काफ़ी लंबा है, लॉन्ग है, ठीक है। तो आप जो है ज़रा इस पर जो है इन 3 पॉइंट्स पर संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय संविधान का बीज, इन पर 3 पॉइंट्स पर आप थोड़ा थोड़ा जो है आइडिया एक दिमाग में लेकर चलना है। अगर कोई मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है कि भारत में जो है संघीय ढांचे की स्थापना इस अधिनियम में हुई थी 1935 में, और ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता के लिए इसमें प्रोविजंस किए गए थे, और भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि या इसको एक चर्चा में थोड़ा इसमें आया था कि भारतीय संविधान का बनना चाहिए, तो उसका एक इसमें एक यूनिट पड़ी थी, यानी एक इसके प्रोविजंस किए गए थे इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। और ये सबसे लंबा जो विस्तृत अधिनियम भी रहा है, तो आप इतना याद रख सकते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अगला है 1947। 1947 में बात करें तो हम 1947 अधिनियम जो है ये भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियनों में बांटता है, यानी जो भारत और पाकिस्तान जो है इनको 2 अधिराज्यों में बांटता है। एक तो पहली बात ये मेन पॉइंट तो यही हो गया कि अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो 1942 में भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा था, कि 1935 ने भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट्स में बांटा था। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। तो इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 की इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें केवल 1 लगाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या रहा है? इम्पैक्ट यही पड़ा है कि ये जो है संविधान द्वारा ये जो है 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था संविधान को, ठीक है। संविधान पर इसका प्रभाव पड़ा था और 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान को लागू किया गया था। तो इस संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने 2 पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। अगला चलते हैं कि भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक जड़ें क्या रही हैं, कहाँ से जड़ें सब आई हैं, कहाँ से। हमने शुरुआत में बताया था कि संविधान सब अलग अलग देशों से जो है समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एनालिसिस करके बनाया गया है, तो वो देखते हैं। तो ये संविधान जो है वो रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो है ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया, यानी ब्रिटिश देश से लिया गया, ठीक, ब्रिटिश देश से लिया गया। और फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक जो अधिकार हैं, वो भारतीय संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान से लिया गया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखें, अगला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और जो फेडरल सिस्टम वो देखा जाए तो कनाडा से लिया गया है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंस कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि कौन से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस के किस देश से लिए गए हैं, आप इतना मोटा मोटा याद कर रख सकते हैं। और निष्कर्ष में बस यही है कि जो भारतीय संविधान है वो इसको आप पूरी तरीके से विदेशी भी नहीं मान सकते हैं और पूर्णतः इसको स्वदेशी भी नहीं मान सकते हैं। आप लोगों को ये तो यहाँ पता होगा कि इंडिया में एक ऐसा नियम चलता है कि ना तो आप जो है एक तरफा किसी के पक्ष में हो, ना किसी एक तरफा किसी के विरोध में हो, आप मीडिएटर का फार्मूला अपनाओ, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये एक नियम रूल अपनाया जाता है और शायद लगता भी है कि ये सही होगा। तो ये जो है पूर्णतः ना तो विदेशी है और ना स्वदेशी है,
क्योंकि ये अलग अलग देशों से लिया गया है, और ना ही पूरे कहो कि इंडिया से ही बिल्कुल लिया ही नहीं गया। तो इंडिया से भी कुछ लिए गए हैं और कुछ विदेश से भी लिए गए हैं जो है प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो संविधान जो है विकास की एक निरंतर यात्रा है, जिसमें जो है ब्रिटिश शासन अनुभव और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श और भारतीय बुद्धिजीवियों की दृष्टि सम्मिलित हैं। ये थोड़ा एक कथन टाइप्स का दिया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है ऑप्शन पहला वाला, ठीक है। तो इतना आप याद रखते हैं। तो क्या और कुछ बचा है? बस इतना ही है। तो फिर जो है थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सबको ये जो है पहला ये लेक्चर मिल रहा है पॉलिटी का, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में, फाउंडेशन कोर्स के रिवीजन में फॉर्मेट में मिलेगा। सारी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, हर वीडियो मिलेगा। और जो है आपका कोई क्वेश्चंस हो जो कमेंट बॉक्स में पूछना, कैसा लेक्चर रहा उसका फीडबैक जरूर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए जो है वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।